राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हो जहां आपको उत्सर्जित तंत्र पढ़ना है और ये पढ़ना है कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी उसमें क्रियाएं होती हैं, तो उसको जानना आवश्यक है। तो आज मैं आपको मूत्र के निर्माण के बारे में बताती हूँ। पहले हम देखते हैं कि मूत्र होता क्या है। क्या है पेशाब? व्हाट इज मूत्र? तो पेशाब में क्या होता है? एक तो होता है पानी, दूसरा उसमें क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ में क्या हो सकता है? जो आपका फालतू पदार्थ है, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हुआ, क्रिएटिनिन हुआ, कुछ यूरोबिलिन हुआ, कुछ जो चीज़ वर्ज्य पदार्थ है जो हमारी बॉडी को डैमेज करता है, जो हमारी बॉडी को नुकसान करता है, वो सारे उत्सर्जी पदार्थ पानी के साथ मिल जाते हैं और शरीर के पेशाब मार्ग से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसी को हम कहते हैं पेशाब या मूत्र कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मूत्र निर्माण में कौन कौन सी क्रियाएं पार्ट लेती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं भाग लेता है। तो बहुत सरल तरीके से बता रही हूँ, सरल तरीके से समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या है? इसकी 3 क्रियाएं। कितनी है? 3। पहला क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ग्लोमेरुलर छनन कह सकते हैं इसको हिंदी में। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन में क्या होता है? पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स बताई है कि बोमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस उपस्थित होता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। रक्त केशिकाओं का एक जाल होता है, गुच्छा होता है, जहां पर खून शिराओं के द्वारा जो आते हैं उनको छाना जाता है। तो इस छनने के दौरान, इस छनन क्रिया के दौरान रक्त में जितने भी पदार्थ हैं उसमें प्लाज्मा सहित सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, क्लोराइड, बहुत सारी चीज़ उसमें छन जाते हैं। बोमेन कैप्सूल में पहले ही बताया था ना, एक इस तरह का कैप्सूल होता है, यहाँ पर इस तरह की आपकी संरचना होती है, ग्लोमेरुलस जिसको कहते हैं, और ये आपका बोमेन कैप्सूल होता है, एक प्याली जैसी संरचना होती है ना। खून आपको शिराओं के माध्यम से आता है, अशुद्ध खून, जिसमें बहुत सारे उत्सर्जित तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो ये छन जाते हैं यहाँ पर। तो पहला पार्ट में ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन में मूत्र बनने की जो क्रिया है, इसमें पहला क्रिया है, याद कर लो क्या है? पहला काम क्या होता है? छानना। क्या काम है पहला? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, मतलब छानने का काम होता है। ग्लोमेरुलर के द्वारा होता है, इसलिए उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन कहते हैं। दूसरा जो क्रिया होता है वो होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण। ट्यूबुलर को कहते हैं नलिका अवशोषण। नलिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लेती ही नहीं है। बहुत ईजी तरीके से आप याद कर लोगे। पहला क्या काम है? पहला है छानना। किसके द्वारा छन रहा है? बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलर के द्वारा। तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन इसको बोलते हैं। इस अवस्था में, इस क्रिया में जो भी खून के साथ पदार्थ आए हुए होते हैं, चाहे वो लाभदायी होते हैं या नहीं होते हैं, सबके सब लगभग छान लिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। इस द्रव का नाम क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। अब दूसरा स्टेज जो है, दूसरी क्रियाएं हैं। अब छन तो गया, सारी चीज उसने निकाल के बाहर फेंक दिया। सोडियम भी था, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक था, पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए आवश्यक था, ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए आवश्यक था, क्लोराइड हमारी बॉडी के लिए आवश्यक था, तो बहुत सारे, या सल्फर हमारी बॉडी के लिए आवश्यक था। तो जितनी आवश्यकता में हमें सल्फर चाहिए उतना तो चाहिए। फालतू सल्फर हमारे बॉडी पेशाब के माध्यम से बाहर निकलेगा। तो ये देखिए, जो फालतू चीज़ें थी, है ना, जितनी भी सारी चीज़ें आई वो सारे के सारे छन गया एक बार। छनने के बाद पहले भी बताया था कि बोमेन कैप्सूल की नलिकाओं के द्वारा जो काम की चीज़ें थी हमारी बॉडी में, उनका अवशोषण कर लिया जाता है। और काफ़ी हद तक महत्व जो इसमें साथ देता है, सहयोग देता है, लूप ऑफ हेनले, पहले भी बताया था। तो ये जो नलिका अवशोषण में क्या होता है कि जो
काम की चीज़ें थी, जैसे सोडियम था, पोटेशियम था, या ग्लूकोज हमारा है, क्लोराइड है, ये सारे के सारे, या जल है जो हमारी बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक था, प्लाज्मा था, वो सारे के सारे लगभग नलिका पुनर्अवशोषण के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने बताया था समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा ग्लूकोज का अवशोषण होता है, माने ग्लूकोज अवशोषित कर लेते हैं, सोडियम और फास्फोरस और पोटेशियम का अवशोषण हो जाता है, और जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो सोडियम को अवशोषित करके सोडियम आयन कंसंट्रेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन मतलब समझो कि अवशोषित कर लिया, जो इसने फेंक दिया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को, उसमें से इसने चून करके वापस रक्त में डाल दिया। अब तीसरा आता है ट्यूबुलर सेक्रेशन, नलिका स्रावन। ये क्या करता है, हम पहले भी बताए थे, आज भी बता रही हूँ कि नेफ्रॉन में स्रावी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? स्रावी कोशिकाएं होती हैं, और ये स्रावी कोशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं किसका? जो फालतू की चीज़ें होती हैं, वर्ज्य पदार्थ होती हैं। रीअब्जॉर्प्शन मतलब कि जो काम की चीज़ें थी वो नलिका पुनर्अवशोषण के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। और तीसरी क्रिया में ट्यूबुलर सेक्रेशन के माध्यम से, है ना, नलिका स्रावन के माध्यम स्रावी कोशिकाएं जो होती हैं, जो यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, यूरोबुलिन और बहुत सारी चीज़, भारी धातु, कुछ दवाइयाँ जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, उन सबको ये स्रावी कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं और उसको अपने कैविटी में डाल देते हैं, अपनी गुहा में डाल देते हैं, अपनी कोशिकाओं में डाल देते हैं। और फिर इन कोशिकाओं से जो डला हुआ वर्ज्य पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, वह वापिस नलिका के द्वारा पहुंच जाता है यूरेटर में, मूत्रवाहिनी नलिका में, और मूत्रवाहिनी नलिका से पहुंच जाता है वो धीरे 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 करके आपके मूत्राशय में, और फिर वो मूत्राशय में पहुंचने के बाद मूत्रमार्ग के द्वारा समय समय पर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपको मैंने आज मूत्र निर्माण की जो 3 प्रक्रिया है, पहला प्रक्रिया छानने का, दूसरा पुनर्अवशोषण का, और तीसरा प्रक्रिया है स्रावन का। तो पहले में क्या हुआ, जितने भी रक्त आया उसमें चाहे अच्छा पदार्थ था या बुरा पदार्थ था, उत्सर्जी था या काम की चीजें थी, सबके सब छान लिए गए। बहुत ईजी तरीका। दूसरे में क्या हुआ, जो सब छान लिए सब बाहर फिक जाएगा तो इंसान क्या होगा, कुपोषित हो जाएगा। मतलब सोडियम है बॉडी में तो है ही नहीं, ग्लूकोज तो नहीं है, सल्फर तो नहीं है, सब फेंक दिया गया, सब बाहर निकाल दिया। तो क्या करते हैं कि उसमें से नलिका पुनर्अवशोषण में जो काम की चीज़ें होती है, जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, वो पुनः रक्त में डाल दिया जाता है। और फिर जो वर्ज्य पदार्थ होता है, बिल्कुल यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, वो सब के सब स्रावी कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, उसको एक कैविटी में डाल दिए जाते हैं, फिर उसे पेशाब में डाल दिए जाते हैं, और वो वही पेशाब कहलाता है। वर्ज्य पदार्थ जो जल के साथ रहता है वही। अब एक चीज़ और जान लो कि हमारे पेशाब का रंग पीला क्यों होता है ना? कई बार आप देखते हो ना पेशाब का रंग पीला होता है, क्यों होता है? यूरोबिलिन के कारण, यूरोबिलिन के कारण होता है। तो आपको 3 क्रियाएं मैंने आपको बताई। नलिका पुनर्अवशोषण में 175 से 180 लीटर तक डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा क्षमता है प्रतिदिन। मतलब 24 घंटे में हमारा रक्त परिसंचरण के दौरान कम से कम 175 से 180 लीटर तक रक्त छाने जा रहे हैं, जिनमें से केवल और केवल 1 से 1.5 लीटर ही पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा छाने जाते हैं, जिनमें से 1 से 1.5 लीटर ही पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलता है। शेष जो है वापस रक्त द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और रक्त परिसंचरण के द्वारा जो उपयोगी पदार्थ है, लाभदायी पदार्थ है, वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो आज मैंने आपको मूत्र निर्माण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में चर्चा किया है। तो अगर अच्छा हाँ, एक चीज़ और कह रही थी, सोडियम आयन का जो संतुलन होता है ना, अवशोषण का जो नियंत्रण होता है, कितना हद तक हमको अवशोषण करना है बॉडी में, इसका नियंत्रण एंटी डायूरेटिक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। कौन से हार्मोन है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
एब्जॉर्प्शन कितनी हद तक किया जाएगा, पूरे के पूरे छान करके मान लो रक्त मिला देगा जिसमें यूरिया भी मिल गया और सल्फर भी ज़्यादा मिल गया, पोटेशियम भी ज़्यादा मिल गया तो नुकसान करेगा। तो उसका अवशोषण का नियंत्रण कितना होना चाहिए, कितना हद तक हमको ग्लूकोज को लेना है, रक्त में मिलाना है। ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो पेशाब के माध्यम से बाहर निकलेगा, जैसा कि आप देखते हो शुगर वाली बीमारी में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उसका जो नियंत्रण होता है वह एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के द्वारा होता है, और यह एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और सोडियम आयन इसका जो संतुलन होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है, और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि, नाम सुने हो ना, किडनी के ऊपर एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि, और इस एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से, ऊपरी परत से एल्डोस्टेरोन का सेक्रेशन होता है, ठीक है ना। तो सोडियम आयन का संतुलन वो करता है कि कितनी मात्रा में हमारे सोडियम हमारी बॉडी के लिए लाभदायक है, कितने हमारी बॉडी के लिए लाभदायक नहीं है। तो आज मैंने आपको डिटेल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम का पेशाब कैसे बनता है, सोडियम आयन का संतुलन कौन करता है, पुनर्अवशोषण क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, और इससे संबंधित कई सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल चर्चा की है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और दूसरे लोगों को भी आप मदद कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके, बाय।